नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े एक कह सकते हैं एक बड़े संभावित बदलाव पर बात करने वाले हैं, जीएसटी 2.0 सुधारों पर। जी। हमारे पास देखिए कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, आर्थिक विश्लेषण है, जो इस पूरे प्रस्तावित बदलाव की एक तस्वीर सी बना रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है, उसे थोड़ा खंगालें, समझें कि क्या बदलने वाला है, क्यों ये इतना अहम है बिल्कुल। और सबसे जरूरी हम सब पर, अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या हो सकता है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद इसे दिवाली उपहार कहा है और जैसे ये खबर आई, हमने देखा शेयर बाजार में, खासकर ऑटो सेक्टर में काफी तेजी आई। हाँ, वो रिएक्शन काफी तेज था। तो ये पूरा माजरा है क्या आखिर, क्यों इतनी हलचल है इसे लेकर? सबसे पहले शायद ये समझना होगा कि बदलने क्या वाला है। सबसे बड़ी बात तो यही लग रही है कि जो मौजूदा जीएसटी सिस्टम है, उसे सरल बनाने की बात हो रही है। हाँ, वो जो 4 स्लैब हैं अभी 5%, 12%, 18% और 28% वाले, हाँ वही। प्रस्ताव ये है कि इनको कम करके सिर्फ 2 मुख्य दरें रखी जाएं। सिर्फ दो? कौन सी? 5% और 18%। ये 2 मेन स्लैब्स होंगे। अच्छा, तो 12 और 28 वाले हट जाएंगे। मुख्य रूप से हाँ। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि जो लग्जरी सामान हैं या सिन गुड्स हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, हाँ हाँ। उनके लिए शायद एक 40% का स्पेशल स्लैब बना रहेगा। वो अलग कैटेगरी है। पर जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है, वो ये कि इसका मकसद सिर्फ दरें कम करना नहीं है। असल में जो टैक्स भरने की प्रक्रिया है, यानी अनुपालन, हाँ, कंप्लायंस, उसको बहुत आसान बनाना है। रिटर्न फाइलिंग आसान हो, नियम सरल हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर कारोबारियों के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए तो बहुत बड़ी राहत होगी शायद। निश्चित तौर पर। और एक और बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है वस्तुओं का वर्गीकरण। मतलब कौन सी चीज किस स्लैब में आएगी। हाँ, उसको लेके बड़े झगड़े होते हैं, कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो जब 2 ही मुख्य स्लैब होंगे, तो इस तरह के जो विवाद है, उनके काफी कम होने की उम्मीद है। अच्छा। आप सोचिए एमएसएमईज का कितना समय और पैसा बच सकता है जो इन कानूनी पचड़ों में जाता है। हाँ, बात तो सही है। और इसी से जुड़ा एक पहलू है जो इसे और भी मतलब अहम बना देता है कि कितनी सारी चीजों पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है कि करीब 99% वस्तुएं जो अभी 12% वाले दायरे में हैं, जी। वो शायद 5% में आ सकते हैं। हाँ, ऐसी खबरें हैं। और इसी तरह जो लगभग 90% आइटम्स अभी सबसे ऊंचे 28% वाले स्लैब में हैं, उन्हें घटाकर 18% में लाने का प्रस्ताव है। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर चीजों की कीमतें बदल सकती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ दरों का फेरबदल नहीं है, ये टैक्स के पूरे ढांचे का एक तरह से पुनर्गठन है। कुछ खास सेक्टर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर लग रही है, जैसे छोटी कारें, उनका जिक्र काफी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। छोटी कारों पर अभी लगता है 28% जीएसटी सेस मिलाकर। हाँ, प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 18% कर दिया जाए। तो इससे तो कीमतें काफी कम हो जानी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ऑन रोड कीमत पर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा और उम्मीद है कि इससे मांग बढ़ेगी। और इसका असर सिर्फ कार कंपनियों पर नहीं पड़ेगा शायद। नहीं नहीं, पूरी सप्लाई चेन पर, टायर वाले, पार्ट्स बनाने वाले, सबको फायदा हो सकता है। और एक और सेक्टर है जिसकी बहुत बात हो रही है, बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। प्रीमियम पर जीएसटी काफी ज्यादा लगता है अभी। सही कहा, 18% है अभी। हाँ। प्रस्तावित इसे घटाकर 5% या शायद शायद 0% यानी 0 कर दिया जाए। जीरो? वाकई? हाँ, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, जहां बीमा की पहुंच अभी भी उतनी नहीं है, तो प्रीमियम सस्ता होने से न सिर्फ मौजूदा पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होगा, बल्कि नए लोग भी बीमा लेने के लिए शायद प्रोत्साहित हो, खासकर छोटे शहरों में, कम आय वाले वर्गों में। ये तो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भी अहम हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये होगा कब तक? कोई टाइमलाइन है क्या? मतलब कब तक ये लागू हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के बयान और जो रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से सरकार का लक्ष्य है कि इसे अक्टूबर 2025 तक, अगले साल दिवाली तक? हाँ, अगले साल दिवाली तक लागू कर दिया जाए। ये दिखाता है कि सरकार इसे जल्दी करना चाहती है। लेकिन इसके लिए तो जीएसटी काउंसिल की मंजूरी लगेगी, राज्यों की सहमति भी चाहिए होगी। हाँ, वो प्रक्रिया तो पूरी करनी ही होगी। राज्यों को साथ लेना इसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब असर क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि अर्थव्यवस्था को शायद एक बूस्ट मिलेगा। चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। टैक्स कम होने से महंगाई पर भी थोड़ा दबाव कम हो सकता है और खपत बढ़ने की उम्मीद है। कौन कौन से सेक्टर्स में खास असर दिखेगा? देखिए, ऑटो की बात हमने की, बीमा की भी। इसके अलावा सीमेंट पर भी टैक्स घटने की उम्मीद है
और एफएमसीजी, रोजमर्रा की जो उपभोक्ता वस्तुएं, साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह। हाँ बिल्कुल, इन सब में मांग बढ़ने की उम्मीद है। तभी तो खबर आते ही बाजार ने इतना पॉजिटिव रिएक्शन दिया। ऑटो स्टॉक्स 8-9% तक उछल गए, कंज्यूमर गुड्स के शेयर भी भागे। यानी इंडस्ट्री तो खुश है। हाँ, निवेशक और उद्योग जगत इसे लेकर काफी आशावादी नजर आ रहे हैं। और वो जो सरलीकरण वाली बात थी, टैक्स सिस्टम आसान होना, वो भी तो एक बड़ा फायदा है बिजनेस के लिए। निश्चित रूप से जीएसटी 2.0 का एक बड़ा लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना। व्यापार सुगमता। हाँ, जब नियम सरल होते हैं, फाइलिंग आसान होती है, विवाद कम होते हैं, तो व्यापार करना आसान हो जाता है। और इससे सिर्फ देशी कंपनियों को ही नहीं, शायद विदेशी निवेश पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, एक स्थिर और अनुमानित टैक्स व्यवस्था हमेशा निवेशकों को आकर्षित करती है, उनका भरोसा बढ़ता है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा या छोटे व्यापारी, किसान, आम लोग, उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार कोशिश यही है कि फायदा सबको मिले। एमएसएमईज यानी छोटे व्यापारी जो अक्सर जटिल नियमों से परेशान रहते हैं, उन्हें कंप्लायंस में आसानी से बहुत राहत मिलेगी। हाँ, उनके लिए तो ये बड़ी बात होगी। किसानों के इस्तेमाल की कुछ चीजों पर टैक्स कम हो सकता है, तो उनकी लागत घटेगी, और आम उपभोक्ता को तो बहुत सी चीजें सस्ती होने का सीधा फायदा मिलेगा ही। तो लक्ष्य तो यही लगता है कि ये एक तरह से समावेशी हो। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इतनी बड़ी टैक्स कटौती, इसकी कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। चिंताएं क्या हैं? सबसे बड़ी चिंता तो शायद सरकारी खजाने को लेकर होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इन सुधारों का सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण पहलू है। जब आप टैक्स दरें घटाते हैं तो सरकार की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। कितना असर पड़ने का अनुमान है? अलग अलग अनुमान है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर सालाना शायद 85,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। 85,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। एक और अनुमान इसे करीब $20 बिलियन बता रहा है, जो जीडीपी का लगभग 0.15% है। तो फिर सरकार इस कमी को पूरा कैसे करेगी? क्या खपत बढ़ने से इतना टैक्स आ जाएगा कि ये भरपाई हो जाए? ये अभी कहना मुश्किल है। स्रोत इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताते कि सरकार का प्लान क्या है। उम्मीद यही है कि टैक्स कटौती से खपत बढ़े, अर्थव्यवस्था तेज हो, तो शायद इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़े, डायरेक्ट टैक्स भी बढ़े। लेकिन क्या वो बढ़ोतरी इस 85,000 करोड़ रुपए के सीधे नुकसान की पूरी भरपाई कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है सरकार को कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़े या फिर उधारी लेनी पड़े, जिसके अपने अलग असर होते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला काम होगा सरकार के लिए। और राज्यों की तरफ से क्या सुनने में आ रहा है? जीएसटी का पैसा तो राज्यों को भी जाता है, वो तो चिंतित होंगे इस राजस्व नुकसान से। हाँ, ये एक और बहुत अहम मुद्दा है। कुछ राज्यों ने, जैसे पंजाब का जिक्र रिपोर्ट्स में है, चिंता जताई भी है। उन्हें डर है कि टैक्स दरें कम होने से उनके हिस्से का राजस्व कम हो जाएगा। आपको याद होगा जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। हाँ, वो कॉम्पनसेशन सेस वाली बात। हाँ, तब केंद्र ने राज्यों को 5 साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था। वो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म अब खत्म हो रहा है या हो चुका है? तो अब अगर नुकसान होगा तो कौन भरेगा? यही बड़ा सवाल है। इन नई कटौतियों से जो संभावित नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग पर, राज्यों के हितों की सुरक्षा पर सहमति बनाना बहुत जरूरी होगा। ये तो केंद्र राज्य संबंधों की भी एक परीक्षा होगी फिर। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। अदेहन पूरी बात को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि एक तरफ तो टैक्स सिस्टम को बहुत सरल बनाने का प्लान है, 2 मुख्य दरें 5% और 18%। जी, कई सारी चीजें, खासकर छोटी कारें, बीमा, सीमेंट, रोजमर्रा का सामान, ये सब सस्ता हो सकता है। व्यापार करना आसान हो सकता है। हाँ, ये सब सकारात्मक पहलू हैं। दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर 85,000 करोड़ तक का सालाना बोझ पड़ सकता है, जिसके प्रबंधन की रणनीति अभी साफ नहीं है। और राज्यों की चिंताएं हैं, उनके साथ सहमति बनाने की चुनौती है। बिल्कुल। तो इन सुधारों की कामयाबी या नाकामयाबी वो काफी हद तक इन चुनौतियों से निपटने पर निर्भर करेगी। तो ऐसा लगता है कि भारत शायद 2017 के बाद से अब तक के सबसे बड़े जीएसटी रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। इरादे तो अच्छे लग रहे हैं, सिस्टम आसान हो, इकोनॉमी को रफ्तार मिले, आम आदमी को राहत। हाँ, इरादे तो यही नजर आते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असली असर कुछ चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, जैसा हमने कहा, सरकार रेवेन्यू लॉस को कैसे मैनेज करती है। क्या ग्रोथ अनुमान के हिसाब से बढ़ेगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा? दूसरा,
केंद्र और राज्यों के बीच वो वित्तीय संतुलन कैसे साधा जाता है, राज्यों की सहमति, उनके हितों की रक्षा। और तीसरा? और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसे जमीन पर उतारा कैसे जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। नियम कितने साफ होते हैं, ट्रांजिशन कितना स्मूथ होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो और फायदा सही लोगों तक पहुंचे। हाँ, लागू करना हमेशा एक चुनौती रहती है। जी। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो इतना बड़ा सरलीकरण हो रहा है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, इसका भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय शक्ति का संतुलन है, उस पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? हाँ, दिलचस्प सवाल है। क्या ये वाकई एक राष्ट्र एक कर के विचार को और मजबूत करेगा, या फिर रेवेन्यू बंटवारे और राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच एक नए दौर की बहस, शायद कुछ तनाव और नए समायोजन की शुरुआत करेगा? इस पे आने वाले सालों में नजर रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।